हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी के ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स विद देयर एक्सप्लेनेशंस एंड सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू देम। तो अगर आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम एंड में पहुंच गए हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में ये लास्ट डायग्राम जो है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है जो डिफरेंट टाइप के आपको दिए हुए हैं क्रोमोसोम्स, इनको आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको हम ज़रा डिटेल में आगे चलेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमारे पास है। इसमें जो टीलोसेंट्रिक आप क्रोमोसोम देख सकते हैं, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर 2 आर्म्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी जो सेंट्रोमियर है वो एट द एंड ऑफ द आर्म्स हैं, इसीलिए ऊपर के जो 2 आर्म्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा एक क्रोमोसोम की साइड में है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये अगर आपका क्रोमोसोम है तो उसकी एक साइड पे, मतलब एक ठीक से बताऊं तो ये 2 क्रोमोसोम हैं, इसके एंड्स पे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसमें जो है इसमें थोड़ा सा जो सेंटर है इन क्रोमोसोम्स का उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका सेंट्रोमियर है, और जो मेटासेंट्रिक है इसमें एग्जैक्टली सेंटर पे इसका सेंट्रोमियर है। यानी हम अगर इसको एक तरीके से कहें तो हम जो क्रोमोसोम है इसकी अपर और लोअर आर्म्स को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि पी आर्म और क्यू आर्म यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो जो टीलोसेंट्रिक है उसमें आपका पी आर्म इज नॉट प्रेजेंट। जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें P इज मच मच स्मॉलर देन Q। जो आपका सब मेटासेंट्रिक है इसमें P इज स्मॉलर देन Q, और आपका मेटासेंट्रिक है उसमें P इज इक्वल टू Q। आप इसको ऐसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है ये भी मैंने आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि इसको आपको घूर जाना है बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डायग्राम है, इसे कह लीजिए या फिर आप फिगर कह लीजिए, जो भी है इसका एक एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। दिस इज फिगर 9.1, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू। ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग टिश्यू में जो आप पाए जाते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आपको ये सब तो कॉमन एग्जांपल्स आपको पता होंगे, ग्लूकोज, राइबोज और अमीनो एसिड। जो सिंपल सबसे ज़्यादा है ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। इसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलानिन जो है एक मात्र ऐसा अमीनो एसिड है दैट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका सेंटर वाला, दिस इज़ नॉट कैरल कार्बन, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। सो 2 ऑफ इट्स वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द सेम एटम, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होने कंपाउंड होने की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे फैटी एसिड का डायग्राम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दैट इज पैल्मिटिक एसिड, ये जो आपका पर्टिकुलर है ये पैल्मिटिक एसिड है। देन आपका ग्लिसरॉल ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। उसके बाद आपका आता है ग्लिसराइड। जो ट्राईग्लिसराइड है इसमें आपके डिफरेंट ट्राईग्लिसराइड्स हो सकते हैं। जो आर ग्रुप है इसमें जो 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट फैटी एसिड्स हो सकते हैं, जिससे ये डिफरेंट ट्राईग्लिसराइड बन सकता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। ये जो आपका है इसे कहते हैं लेसिथिन। इसमें जो ये आर ग्रुप है आपके दोनों, ये अलग अलग चेंज होने पे अलग अलग फॉस्फोलिपिड बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम कई बार आ चुका है, पूछ लिया जाता है कि किस मॉलिक्यूल का डायग्राम है। देन आपका ये जो सारे बेस पेयर्स हैं, ये आपके बेस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिनिन जो नाइट्रोजनस बेस है और यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। एडिनिन जो आपका नाइट्रोजनस बेस है एंड यूरेसिल आपका नाइट्रोजनस बेस है, उससे न्यूक्लियोसाइड बना है, आप देख सकते हैं एडिनोसिन। यानी एडिनिन को जब ज्वाइन कर दिया गया है राइबोज शुगर से तो ये बन गया एडिनोसिन। वहीं अगर यूरेसिल जो आपका था इसको ऐड कर दिया गया है
राइबोज शुगर पे, तो इसको बोलते हैं यूरिडीन। आप ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको उसका न्यूक्लियोटाइड बना के दिया गया है। इस डायग्राम से जो है आप एक और चीज़ इंटरफेयर कर सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होता है, जब नाइट्रोजनस बेस में शुगर ऐड किया जाता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। और जब इसमें फॉस्फेट भी ऐड कर दिया जाता है तब इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आपको ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की ओर हम बढ़ते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। इनसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ रही है या फिर उसके पास है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो आप देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि ये जो है, ये लाइन आपका रिप्रेजेंट करती है कि जो एक्चुअली जो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके पास कितनी एनर्जी है। तो हम शुरुआत में लेके चलते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी है, एंड देन व्हेन इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आपको पता है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन होने की, और जब भी ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके पास कम एनर्जी है, सो इट हैज़ लेसर पोटेंशियल एनर्जी। उस तो इस टास्क को कंप्लीट करने में इसको जो है कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे दो एक्टिवेशन एनर्जीज दी हुई हैं, एक जो है आपका ये मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, और दूसरा जो है आपका ये ब्लैक कलर वाला। तो जो ब्लैक कलर वाला है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। आप देख सकते हैं कि विदाउट एंजाइम हमें इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, जबकि जब एंजाइम प्रेजेंट है तो हमें सिर्फ इतना एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की ओर जाते हैं। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से है, 11th चैप्टर, फिगर है 11.2, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ये डायग्राम है, जो कि एक टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं मेम्ब्रेन पे लगे हुए, जो कि मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये आपको पता होगा, यूनिपोर्ट, यूनि का मतलब वन होता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल जाएगा। उसके बाद एंटीपोर्ट, एंटी आपको पता है एंटी का मतलब ऑपोजिट होता है, पोर्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से मतलब है। एंटीपोर्ट यानी जो भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिम। सिम का मतलब होता है साथ देना, इक्वल। तो यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि इससे एमसीक्यू या असर्शन रीजन आते हैं। उसके बाद ये आपका प्लांट सेल प्लाज्मोलिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। प्लाज्मोलिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आप जो सॉल्यूशन ए, बी एंड सी है वो तीन टाइप के सॉल्यूशंस है। जो सॉल्यूशन ए है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि जो उसके अंदर जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो सेल के अंदर के कंसेंट्रेशन से कहीं गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर है वो सेल में से निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में या फिर सॉल्यूशन में जाने लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा सेल है वो प्लांट सेल है, यानी उसके पास एक सेल वॉल है। तो वो अपनी सेल वॉल आपको पता है बहुत ही स्ट्रांग होती है, और वो सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से टूट नहीं सकती। तो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है अपने आप में अपनी सेल वॉल को छोड़ के, क्योंकि सेल वॉल टूटती नहीं है तो साइटोप्लाज्म सेंटर में इकट्ठा होने लग जाता है उसको छोड़ के। ये क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है उसके नीचे कि आप क्या बता सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें ये वाइट ओपन स्पेसिस में क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आंसर एनसीईआरटी को देना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे वाटर ही होता है एक्चुअली। जो साइटोप्लाज्म है उसका वो अपना कॉन्सेंट्रेशन वाटर का सिर्फ कम करता है, वो पूरे सेल का कोई वो नहीं लेके बैठा है, वो सिर्फ उस साइटोप्लाज्म का कंसेंट्रेशन कम करता है। जब साइटोप्लाज्म से वाटर निकल जाता है बाहर तो वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो यहाँ जाता है और उसके बाद सेल वॉल से बाहर सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी, ये जो है आइसोटोनिक, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो सेल के कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल है। ऐसा होने पे वाटर जो है वो अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। तो ऐसा लगता है हमें कि वाटर मूव ना अंदर कर रहा है ना बाहर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन सी है दैट इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो सेल के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से काफ़ी कम है। इसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर के सॉल्यूशन से सेल के अंदर आने लग जाता है। इसकी वजह से आपको अगेन पता है कि जो सेल वॉल है वो टूटने वाली तो नहीं है, बट दैट कैन एक्सपैंड अ लिटिल। इस एक्सपेंशन की वजह से हमें दिखाई देता है कि जो सेल वॉल है वो स्ट्रेट ना होने की बजाय थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। इसी कहते हैं टर्जिड सेल।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एंड आयन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट इन रूट। ये हमें दिखाता है कि रूट में जब वाटर और आयन एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द रूट हेयर्स तो अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। आपको पता है कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दो पाथवे हैं, जिनमें से एपोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर नहीं लेके जाता है मटेरियल को, जिसकी वजह से दैट इज़ मच फास्टर और उसमें एनर्जी भी यूज़ नहीं करनी पड़ती, जबकि सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के अंदर से लेके जाता है मटेरियल को और उसकी वजह से काफ़ी एनर्जी भी यूज़ करनी पड़ सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि एपोप्लास्ट इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड और इसी मेथड से हमें जो वाटर है उस ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, बट दैट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाटर जो है एक्सेस जाइलम में ना आ जाए इसके लिए आपको पता है कि जो एंडोडर्मिस है उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी होती है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि एपोप्लास्टिक पाथवे से अगर हम वाटर अंदर ले जाए तो कैस्पेरियन स्ट्रिप उसे रोक देगी एंड दैट कैन नॉट एंटर द जाइलम वेसल, जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन सिम्प्लास्टिक मूवमेंट वहीं सेल के अंदर से वाटर को लेके जाएगा, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप उसे नहीं रोक सकती और वो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो जिस एंडोडर्मिस पे है उस एंडोडर्मिस के अंदर के सेल्स के थ्रू ही उसे अंदर लेके जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप को भी पार करके डायरेक्ट इसके सेल के अंदर से लेके गया, बट एपोप्लास्ट इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द कैस्पेरियन स्ट्रिप और जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट से वाटर आया था वो यहीं पे आके रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डायग्राम की हम चढ़ते हैं। ये जो है ये आपको कई बार ना समझ में आता हो तो मैं इसको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। इस सीरीज़ की पहली 2 वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो भी देखें। इसी तरीके से मैं जैसे अभी ये आपको समझाने वाले वैसे उसमें भी कई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आपको कहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सो अगर आपको इस ये वीडियो भी अच्छी लग रही है, इसमें कुछ आपको अच्छा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाला हूँ। पूरे क्लास 11th के 22 चैप्टर्स करने वाला हूँ और फिर क्लास 12th के भी सारे 16 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ रह गया है तो आपको रोज़ ये वीडियोस देखनी है और जल्दी से जल्दी आपका पूरा कोर्स ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट का बता रहा है कि जो शुगर है वो लीफ से जो है रूट्स तक या फिर रूट से लीव्स तक कैसे आ सकता है। आपको ये पता होगा कि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट बोथ डायरेक्शंस में होता है, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है। तो आपको ये तो पता है कि जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू वेसल में आ जा सकता है, लेकिन जो स्टार्च है, फूड है, शुगर है, वो तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर सकता, दैट इज़ अ सॉलिड मटेरियल। सो क्या होता है कि जो शुगर है उसको पहले फ्लोएम में थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिया जाता है, यानी बाय यूज़ ऑफ एनर्जी उसे फ्लोएम में फिल किया जाता है। जब फ्लोएम में शुगर आ जाती है तो बाय डिफ्यूजन जो साइड में जाइलम होता है उससे वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो आप कह सकते हैं या फिर डिफ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड यानी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो थ्रू ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन वाटर जो है एडजेसेंट जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है। अब जो है फ्लोएम में वाटर भरा हुआ है विद सॉल्वेंट एज शुगर, तो उसके बाद जो शुगर को लेके वाटर फ्लोएम में ऊपर फ्लो करता है, ऊपर या फिर नीचे जिस भी डायरेक्शन में उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे कंसंट्रेशन उसका कम होगा तो वाटर निकल जाएगा, वापस से जाइलम में चला जाएगा कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, और वापस से हमारा शुगर फ्लोएम में रह जाएगा। तो वहाँ फिर से हमें थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही जो हमारा यहाँ पे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही वापस से हमें निकालना पड़ता है शुगर्स को। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा प्लस ऑस्मोसिस से वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा और फिर वो ऊपर लेके जाएगा। ऊपर वापस से पहले ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस से वाटर बाहर चला जाएगा, उसके बाद वापस से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा जिससे शुगर निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपका फिगर 12.3 जो नाइट्रोजन साइकिल है, शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स, द एटमॉस्फेरिक, सॉइल एंड बायोमास। जो इसमें जो है आपको नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कि जो नाइट्रोजन है वो 3 जो आपको नाइट्रोजन पूल्स हैं यानी नाइट्रोजन स्टोरिंग जगह हैं वहाँ पे कैसे मूव करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सॉइल में एंड बायोमास में कैसे मूव करता है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कैसे होता है, ये तो आपने बचपन से रटा हुआ है, दैट इज थ्रू वो राइजोबियम फ्रैंकिया वगैरह के थ्रू, नॉस्टॉक एनाबेना, ये सारे जो है हमारे माइक्रोब्स जो है थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक N2 को NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया। ये आपने पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि ATP यूज़ करते हुए एक एक H2 को N2 के साथ ऐड करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन भी इसी तरीके से होता है। आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें N2 प्लस H2 जो है NH3 बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एंड आयरन एज कैटलिस्ट। जब ये दोनों प्रोसेसेस के थ्रू अमोनिया बन गया तो उसके बाद ये अमोनिया जो है डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ये पहले कन्वर्ट होते हैं NO2 माइनस में थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। ये दो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि NH3 को NO2 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि मैंने ये जो साथ में यहाँ पे लिख रखे हैं सारे माइक्रोब्स के नाम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सके तो आप इसे नोट करते जाइए। उसके बाद NO2 माइनस जो है NO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ है और ये NO3 माइनस में कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रोबैक्टर, यानी NO2 माइनस को मैं यहाँ लिख दूँ ढंग से, NO2 माइनस को कन्वर्ट करता है NO3 माइनस में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ने कर दिया, ठीक है। अब नाइट्रोबैक्टर ने कर दिया NO3 माइनस में कन्वर्ट, साथ में इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन भी होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या आती है, ये जो हमारे आसमान में बादलों से बिजली कड़कती है ना, ये वो इलेक्ट्रिसिटी है। उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, वो 500 डिग्रीज से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, सॉरी 5000 डिग्रीज से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे जो है वो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं और आयनाइज होने के बाद ये दोनों मिलके NO3- बना लेते हैं। और ये जो है आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये डीनाइट्रिफिकेशन वाला एरो गलत है, यहाँ पे कोई एरो नहीं होगा। ये जो है वो प्रोसेस सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे नहीं होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं तो हमारा बन गया NO3 माइनस आयन। इसको जो है वो अपटेक कर सकता है प्लांट। अब अपटेक कर लिया उसके बाद प्लांट जो है इसे अपने जो मेटाबॉलिज्म है उसे यूज़ करेगा, प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा और फिर अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगा। इसी जो है एनिमल ने खा लिया, किसी वेजिटेरियन एनिमल ने हिरण वगैरह ने खा लिया और फिर उसे चाहे तो खुद डिके हो जाएगा या फिर उसे कोई और एनिमल खाएगा, लास्ट में वो डिके होगा, और या फिर प्लांट खुद ही डिके हो जाएगा, मर जाएगा लास्ट में। तो ये डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में जाके सारा का सारा, और फिर वापस ये डिकेइंग बायोमास जाके अमोनिफिकेशन यानी इससे अमोनिया बनेगा, यानी वापस से अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। अब ये अमोनिया वापस से इसी साइकिल में चला जाएगा और कुछ वापस जब ये NO3 माइनस बन जाता है तो इसमें से कुछ NO3 माइनस थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन N2 भी बन जाता है। थोड़ा बहुत वापस इस प्रोसेस में आ जाता है और थोड़ा बहुत डीनाइट्रिफिकेशन में चला जाता है। ये डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले भी दो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास और थायोबैसिलस, ठीक है। तो आप इस साइकिल को पूरा याद रखेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जल्दी से जल्दी हो सके तो, ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें। वैसे ही जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी, जो कि इस वीडियो की सीरीज़ है, तो उसको आप ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।